तो चलिए आज थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज की पॉलिसीज ने भारत के गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये कहानी है जमीन की, टैक्स की और उससे पैदा हुए टकराव की। तो सवाल ये है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की जमीन के नियम कैसे लिख दिए? और जब जमीन ने जवाब दिया तो फिर क्या हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 1757 बैटल ऑफ प्लासी के ठीक बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा तो कर लिया, पर अब उनका सबसे बड़ा मकसद था पैसा, एक स्टेडी प्रिडिक्टेबल इनकम यानी रेवेन्यू। और बस इसी रेवेन्यू को सिक्योर करने की चाहत ने भारत के गांव में एक ऐसी उथल-पुथल मचा दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस काम के लिए अंग्रेजों ने 3 अलग-अलग सिस्टम बनाए। बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में आया परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें टैक्स वसूलने का जिम्मा मिला जमींदारों को। फिर दक्षिण भारत में उन्होंने रॉयतवारी सिस्टम लागू किया, जहां वो सीधे किसानों से, जिन्हें रैयत कहते थे, टैक्स लेते थे। और उत्तर पश्चिम में आया महालवारी सिस्टम, जिसमें पूरे के पूरे गांव यानी महाल से इकट्ठा टैक्स वसूला जाता था। अब देखिए, नाम भले ही अलग अलग थे, पर मकसद सबका एक ही था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालना। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट की, परमानेंट सेटलमेंट की। 1793 में इसे लागू किया गया। अंग्रेजों को लगा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दो, उनसे एक फिक्स्ड रकम ले लो और बस सब सेट है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये सिस्टम पारंपरिक जमींदारों के लिए एक भयानक संकट बनकर आया। तो आखिर ये जमींदार पैसा चुका क्यों नहीं पा रहे थे? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों ने जो रेवेन्यू की डिमांड रखी थी वो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा थी, मतलब अनरियलिस्टिक थी। दूसरी, उस वक्त फसलों के दाम भी बहुत कम थे, तो किसान बेचारे जमींदार को पैसे कहां से देते? तीसरी बात, रेवेन्यू फिक्स था, मतलब चाहे फसल हो या ना हो, सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, पैसा तो देना ही पड़ेगा। और इन सब के ऊपर था एक सबसे खतरनाक कानून, सनसेट लॉ। ये सनसेट लॉ या सूर्यास्त विधि कोई मजाक नहीं था। ये एक बहुत ही सख्त कानून था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर दी गई तारीख को सूरज डूबने तक पेमेंट नहीं पहुंची तो जमींदार की पूरी जायदाद नीलाम हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई माफी नहीं। ये अंग्रेजों के हाथ में जमींदारों को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा हथियार था। तो जाहिर है ये पूरा सिस्टम जमींदारों को कुचलने के लिए ही बना था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने पलटवार कैसे किया? क्या वो चुपचाप सब सहते रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जमींदारों ने भी सिस्टम को मात देने के लिए बड़े कमाल के तरीके निकाले। वो फर्जी बिक्री करते थे, मतलब नीलामी में अपने ही लोगों से जमीन खरीदवा लेते थे। कभी कभी तो जानबूझकर पेमेंट रोक देते थे ताकि बार बार नीलामी हो और वो फेल हो जाए। जो बाहरी लोग जमीन खरीदने आते थे उन्हें डराने के लिए अपने लठैतों का इस्तेमाल करते थे। और एक बहुत ही स्मार्ट मूव था जमीन को घर की औरतों के नाम कर देना, क्योंकि कानूनन उस संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता था। साथ ही पुराने किसान भी अक्सर नए मालिक को मानने से इनकार कर देते थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है बर्दवान की नीलामी में। साल था 1797। बर्दवान के राजा रेवेन्यू नहीं चुका पाए और उनकी पूरी जमींदारी नीलामी के लिए रख दी गई। ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर थी। और जानते हैं इस नीलामी में क्या हुआ? बाद में जब जांच हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। 95% से ज्यादा बोलियां फर्जी थी। खरीदने वाले ज्यादातर राजा के ही एजेंट और नौकर थे, जो बाद में पैसा देने से मुकर गए। इस तरह राजा ने नीलामी के बावजूद अपनी जमीन बचा ली। लेकिन जमींदार तो अपनी सत्ता बचाने के लिए ये सब कर ही रहे थे, पर इसका एक अनचाहा नतीजा भी निकल रहा था। गांव के अंदर ही एक नई ताकतवर क्लास पैदा हो रही थी। ये थे अमीर किसान, जिन्हें जोतदार कहा जाता था। अब जमींदार और जोतदार में जमीन आसमान का फर्क था। जमींदार तो अक्सर शहरों में रहते थे, जमीन से दूर, लेकिन जोतदार गांव में ही रहते थे और उनका वहां के किसानों पर सीधा कंट्रोल था। वो अक्सर किसानों को जमींदार के खिलाफ भड़काते थे कि लगान मत दो, और जब जमींदार की जमीन नीलाम होती तो यही जोतदार उसे खरीद लेते थे और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। चलिए आप कहानी को बंगाल के मैदानों से आगे राजमहल की पहाड़ियों की तरफ ले चलते हैं। यहां अंग्रेजों की नीतियों ने एक बिल्कुल अलग तरह का टकराव खड़ा कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं हल और कुदाल की लड़ाई। देखिए, यहां 2 अलग अलग समुदाय थे। एक तरफ थे पहाड़िया लोग जो कुदाल का इस्तेमाल करते थे। वो झूम खेती करते थे,
मतलब जंगल के एक हिस्से को साफ किया, खेती की और फिर आगे बढ़ गए। जंगल ही उनकी पहचान थी। दूसरी तरफ अंग्रेज संथाल लोगों को लेकर आए। ये लोग हल का इस्तेमाल करते थे और एक ही जगह पर टिककर खेती करते थे। तो एक तरफ कुदाल और दूसरी तरफ हल। जीने की ये दो तरीके अंग्रेजों की वजह से आमने सामने आ गए। अंग्रेजों ने किया ये कि संथालों को पहाड़ियों के निचले हिस्से में जमीन दे दी। इस इलाके का नाम रखा गया दामिन एक कोह। इसका सीधा असर यह हुआ कि पहाड़िया लोगों को अपने ही घर में और ऊपर पहाड़ों की तरफ धकेल दिया गया। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती हो और अंग्रेजों को टैक्स मिले। अब कहानी का रुख दक्कन की तरफ जाता है और यहां हम देखेंगे कि कैसे हजारों मील दूर हो रही एक घटना ने दक्कन के किसानों को कर्ज के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। हुआ ये कि 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया। इससे ब्रिटेन की कॉटन सप्लाई बंद हो गई। बस फिर क्या था, अंग्रेजों की नजर पड़ी भारत पर। दक्कन के किसानों को कपास उगाने के लिए खूब सारा कर्ज दिया गया और देखते ही देखते एक कॉटन बूम आ गया। किसानों को लगा उनकी किस्मत खुल गई। लेकिन ये बूम ज्यादा दिन नहीं चला। 1865 में जैसे ही अमेरिका में युद्ध खत्म हुआ, भारतीय कपास की डिमांड एकदम से गिर गई और बेचारे किसान, जिनके पास अब बस बेकार फसल थी, वो भारी कर्ज में डूब गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1875 के दक्कन दंगे। निराश और कर्ज में डूबे किसानों ने इस बार सरकार पर नहीं बल्कि साहूकारों पर हमला किया। उन्होंने उनके घरों पर हमला किया, उनके बही खाते और कर्ज के सारे कागजात छीनकर जला दिए। उनका गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने उन्हें इस जाल में फंसाया था। तो बंगाल के जमींदारों से लेकर राजमहल के पहाड़िया लोगों तक और फिर दक्कन के किसानों तक, इन सारी कहानियों को अगर जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। अंग्रेजों ने जब भी रेवेन्यू के लिए कोई सिस्टम थोपने की कोशिश की तो उसका नतीजा हमेशा गड़बड़ी, बेचैनी और टकराव ही निकला। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि परमानेंट सेटलमेंट से लेकर दक्कन के दंगों तक रेवेन्यू के लिए एक सख्त सिस्टम लागू करने की हर कोशिश का नतीजा एक नए तरह की गड़बड़ी ही थी। उनकी पॉलिसीज के नतीजे हमेशा अनएक्सपेक्टेड और अक्सर हिंसक होते थे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या कंट्रोल और रेवेन्यू की इस भूख में अंग्रेजों ने अनजाने में ही एक ऐसे विद्रोह के बीज बो दिए थे जिसे वो फिर कभी काबू नहीं कर पाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी से जोड़ता है। सोचने वाली बात है ना?